नमस्कार बच्चों। PCSJ के कंपटीशन में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उनके लिए संभावित एक क्वेश्चन पर जो एग्जाम में आ सकता है मेंस में और प्री में भी उनमें से कुछ टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। यानी पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस का ट्रायल कंप्लीट होने के बाद या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। इन दोनों के खिलाफ अपील होने की व्यवस्था है। एक्विटल और कन्विक्शन दोनों के खिलाफ अपील होती है। इसके बाद एक अपील होती है एनहेंसमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो एनहेंसमेंट के लिए अपील कर सकती है सेक्शन 377 में। इस तरह से 3 तरह की अपीलें होती हैं। इन्हीं अपीलों की सुनवाई करते समय अपीलेट कोर्ट्स पावर्स का यूज करती हैं। उन्हीं पावर्स की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ऑर्डर से भी अपील होने की व्यवस्था है। सेक्शन 373 में कुछ ऑर्डर्स की अपीलें होती हैं। उन ऑर्डर की अपील की सुनवाई करते समय अपीलेट कोर्ट किन पावर का यूज कर सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपीलेट कोर्ट्स की पावर डिस्कस करिए, अपीलेट कोर्ट किन किन पावर्स का यूज कर सकती है, क्या वो एविडेंस का रीअप्रिसिएशन कर सकती हैं, इनका आंसर देने के लिए आपको सेक्शन 386 CRPC के प्रोविज़न लिखने होंगे और एप्रिसिएशन के संबंध में एटलीस्ट 2 इम्पोर्टेंट केसेस का हवाला देना होगा। आंसर देने के लिए सबसे पहले 4 कैटेगरी बांटिए। ए, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट अगेंस्ट एक्विटल। बी, पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट अगेंस्ट कन्विक्शन। C, powers of appellate court for enhancement of punishment. D, powers of appellate court against orders. और नंबर 5 हेडिंग भी एक यूज कर सकते हैं जिसमें अपीलेट कोर्ट को कोई भी अमेंडमेंट, कंसिक्वेंशनल और इंसिडेंटल ऑर्डर पास करने की पावर्स हैं। ये जो लास्ट वाली पावर्स हैं, अमेंडमेंट, कंसिक्वेंशनल और इंसिडेंटल ऑर्डर, ये उन पावर से डिफरेंट है जिनकी हम ऊपर चर्चा करेंगे 4 हेडिंग्स के साथ। ये पावर किसी भी स्टेज पर और किसी भी नेचर की अपील में यूज हो सकती है। इसके लिए पर्टिकुलर कोई अपील का नाम या हवाला देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लास्ट वाली पावर्स है, अमेंडमेंट, कंसिक्वेंशनल और इंसिडेंटल, ये पावर्स अपीलेट कोर्ट किसी भी नेचर की अपील में यूज कर सकती है जैसी आवश्यकता हो। अब शुरू करते हैं एक्विटल केसेस में क्या क्या पावर्स हैं अपीलेट कोर्ट की। नंबर 1, अपीलेट कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकती है, यानी एक्विटल को कन्फर्म कर सकती है। एक्विटल हुआ है, प्रॉपर है, नो नीड टू प्रोसीड फर्दर। अगर डिसमिस नहीं करती, फिर अपीलेट कोर्ट कई सोर्सेज अडॉप्ट कर सकती है। जैसे वह रिवर्स कर सकती है जजमेंट,
और रिवर्स करते हुए फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर कर सकती है कि फर्दर इंक्वायरी की जाए, एडिशनल एविडेंस लिखी जाए, यानी रीट्रायल का ऑर्डर कर सकती है कि रीट्रायल किया जाए, या यहाँ तक कि कमिटल का ऑर्डर कर सकती है। सपोज अगर मजिस्ट्रेट के जजमेंट के खिलाफ अपील है और अपीलेट कोर्ट ये समझती है कि मजिस्ट्रेट को ट्रायल करने की पावर नहीं थी बल्कि सेशन कोर्ट को ट्रायल करना चाहिए था, उस स्थिति में अपीलेट कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि मजिस्ट्रेट इस केस को कमिट करे और कमिट होने के बाद सेशन जज इसका ट्रायल करे। और कन्विक्शन कर सकती है। इस तरह से अगेंस्ट एक्विटल रिवर्स करने की पावर्स है, यानी कन्विक्शन की पावर्स है, फर्दर इंक्वायरी की पावर्स है, रीट्रायल और कमिटमेंट का ऑर्डर पास करने की, कमिटल का ऑर्डर पास करने की पावर्स है। इसके बाद आता है बी, यानी कन्विक्शन के खिलाफ। कन्विक्शन के खिलाफ जो पावर्स है वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है। दो पावर्स एक्स्ट्रा है कन्विक्शन में अपीलेट कोर्ट के पास, उनकी चर्चा करेंगे क्रमवार। नंबर 1 पर आप लिखेंगे कि अपीलेट कोर्ट अपील को डिसमिस कर सकती है, यानी कन्विक्शन को मेंटेन कर सकती है। ये सिंपल है, क्वालिफाइड नहीं है किसी भी दूसरे सेंटेंसेस से या वर्ड से। दूसरा, अगर वो डिसमिस नहीं करती अपील तो रिवर्स कर सकती है। रिवर्स करेगी तो एक्विटल हो जाएगा, एक्विटल कर सकती है। यहाँ दोनों पावर्स हैं एक्विटल के साथ डिस्चार्ज। अब अपील तो कन्विक्शन के खिलाफ हो रही है, तो डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं? डिस्चार्ज इसलिए कर सकते हैं कि अपीलेट कोर्ट ये मान सकती है कि चार्ज बनाने लायक ही कोई मामला नहीं था। जब चार्ज बनाते हैं सेशन जज सेक्शन 228 में, या मजिस्ट्रेट चार्ज बनाते हैं, तो वो प्रामा फेसाई देखते हैं कि चार्ज बनाने लायक कोई एविडेंस फाइल पर मौजूद है कि नहीं है, उसी के बाद चार्ज बनाते हैं। और अगर अपीलेट कोर्ट ये समझती है कि चार्ज बनाने लायक भी कोई एविडेंस फाइल पर मौजूद नहीं थी, तब वो डिस्चार्ज का भी ऑर्डर अपीलेट पावर का यूज करते हुए कर सकते हैं। यानी अपीलेट कोर्ट ये प्री के लिए क्वेश्चन बनता है, एक्विटल और डिस्चार्ज दोनों का ऑर्डर कर सकती है। ABCD में पूछ सकते हैं कि केवल एक्विटल कर सकती है, B में पूछ सकते हैं डिस्चार्ज कर सकती है, C में पूछ सकते हैं दोनों कर सकती हैं। तो आंसर हुआ दोनों, एक्विटल भी कर सकती है और डिस्चार्ज भी कर सकती है अपीलेट कोर्ट। रिवर्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर वो रिवर्स नहीं करना चाहते तब जो है फाइंडिंग मेंटेन कर सकते हैं। हम ये बता दें, हाँ, रिवर्स के साथ साथ जब रिवर्स करते हैं तो रीट्रायल और कमिटल का ऑर्डर उन्हें दे सकते हैं। रीट्रायल और कमिटल का ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं है। कन्विक्शन की अपील में फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं होता, जबकि एक्विटल वाली जो अपील होती है उसमें अपीलेट कोर्ट रिवर्स करते हुए एक्विटल के जजमेंट को फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर रीट्रायल का ऑर्डर तो हो सकता है, फर्दर इंक्वायरी के ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। और कमिटल भी हो सकता है, अगर मजिस्ट्रेट ने सजा की है तो कमिटल का ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑर्डर करने के बाद जो एडिशनल व्यवस्थाएं हैं कन्विक्शन वाले मैटर्स में, वो हैं ए कि जो फाइंडिंग है उसको मेंटेन कर सकते हैं। फाइंडिंग क्या है? कंक्लूजन्स, जो एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए कंक्लूजन दिए हैं जज ने, उसको मेंटेन कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। मे अल्टर द फाइंडिंग विदाउट अल्टरिंग द सेंटेंस। सेंटेंस तो नहीं चेंज करते,
लेकिन फाइंडिंग चेंज कर देते हैं। उदाहरण से समझाते हैं आपको। ट्रायल करते समय जो जजमेंट दिया है जज साहब ने, वो सपोज आई विटनेस की बिना पर दिया है कि आई विटनेस मौजूद थे, उनकी एविडेंस सफिशिएंट है। लेकिन अपीलेट कोर्ट ये मान सकती है कि जो आई विटनेस थे वो रिलायबल नहीं थे, वो मौके पर मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो कन्विक्शन करने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए अपीलेट कोर्ट इस फाइंडिंग को अल्टर कर सकती है कि आई विटनेस ने मर्डर होते हुए देखा है। वो ये फाइंडिंग दे सकती है कि आई विटनेस ने तो नहीं देखा, वो रिलायबल नहीं है, वो मौके पर प्रेजेंस नहीं हो सकते या उनकी प्रेजेंस डाउटफुल है। तब वो दूसरी फाइंडिंग दे सकती है और उस फाइंडिंग के आधार पर कन्विक्शन को अपहेल्ड कर सकती है। सेकंड, वो अपीलेट कोर्ट सेंटेंस और एक्सटेंट दोनों को अल्टर कर सकती है। आजीवन कारावास की सजा है, उसको कम कर सकती है, 10 साल कर सकती है, 10 साल को 7 साल, 7 को 5 साल, ये एक्सटेंट कम हुआ। और नेचर से मतलब अगर ग्रीवियस यानी वो हार्ड सेंटेंस दिया है तो उसको सिंपल में चेंज कर सकती है, सिंपल को हार्ड में चेंज कर सकती है। इस तरह से फाइंडिंग अल्टर किए बिना ही सेंटेंस को चेंज कर सकती है। और फाइंडिंग, पहले हमने बताया कि फाइंडिंग अल्टर कर सकती है, सेंटेंस को मेंटेन कर सकती है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पर, यानी इन्हेंसमेंट के लिए। इन्हेंसमेंट के लिए अपील केवल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सेक्शन 372 अमेंडमेंट के बाद जो 2009 से लागू हुआ है, एग्रीव्ड पर्सन को भी अपील करने की व्यवस्था करता है। ऐसी अपील 3 ग्राउंड पर होती है। वो हैं एक्विटल अगर कर दिया गया हो, लेसर सेक्शंस का पनिशमेंट दिया गया हो, जैसे 302 बनता है लेकिन 304 में पनिशमेंट किया गया हो, और इनएडुकेट कंपनसेशन दिया गया हो, यानी कंपनसेशन सफिशिएंट ना हो, तब एग्रीड पार्टी अपील कर सकती है पर्सनल लेवल पर, पर्सनली। लेकिन इन्हेंसमेंट की अपील एग्रीड पार्टी नहीं कर सकती, यानी प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती। इन्हेंसमेंट की अपील केवल सेक्शन 377 में स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इस अपील की सुनवाई करते समय अपीलेट कोर्ट को वो सेम पावर्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है, थोड़े से अंतर के साथ। नंबर 1 यही है कि अपील डिसमिस कर सकती है अपीलेट कोर्ट। सेकंड ये है कि रिवर्स कर सकती है इसको। इन्हेंसमेंट की अपील में भी अपीलेट कोर्ट फाइंडिंग को रिवर्स कर सकती है और एक्विटल कर सकती है। रिट्रायल का भी ऑर्डर हो सकता है पुनः, कमिटल का भी ऑर्डर पुनः हो सकता है। अंतर दोनों में ये है कि जो अपील कन्विक्शन के खिलाफ होती है नियमित, उसमें एनहेंसमेंट की व्यवस्था नहीं है, उसमें एनहेंस नहीं कर सकती अपीलेट कोर्ट। एनहेंस केवल तभी कर सकती है जब एनहेंसमेंट की अपील सेक्शन 377 में हुई हो। ये दोनों में अंतर है। यहाँ पर फिर जब एनहेंसमेंट के लिए अपील होती है तब अपीलेट कोर्ट सेक्शन 377 में जो सजा हुई थी, सजा तो दूसरे सेक्शंस में होती है, मतलब 377 में जो अपीलेट प्रोविजंस हैं उसके तहत पनिशमेंट को एनहेंस कर सकती है। इसके बाद आता है डी, यानी कि अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। ये सिंपल है।
उसको वो कन्फर्म कर सकती हैं या रिवर्स कर सकते हैं। इसमें फाइंडिंग या सेंटेंस चेंज करने की व्यवस्था नहीं होती भी नहीं है। ऑर्डर्स में सजाएं होती भी नहीं है, सजाएं तो कन्विक्शन के बाद ही होती है। और लास्ट वाला ई, अमेंडमेंट, कंसिक्वेंशनल और इंसिडेंटल, ये अपीलेट कोर्ट किसी भी स्टेज पे कर सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा की और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जज साहब ने, ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन 1 लाख रुपए ना देने पर एडिशनल पनिशमेंट की व्यवस्था वो नहीं कर पाए, इसको भूल गए। अब ये जो दुरुस्त हमें करना है ऊपर के किसी भी क्लाउज में हमें नहीं मिलेगा, जो ऊपर हमने पढ़ा है अभी। ये कहाँ मिलेगा? इसी में, ई में। यहाँ पर वो उसको इंसिडेंटल अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं अपील खारिज करते हुए कि अगर इन्होंने जुर्माना नहीं दिया जिसका ऑर्डर किया है तो एडिशनल 1 साल की सज़ा, 6 महीने की सज़ा, जो भी करना चाहे वो मिलेंगी। अब इसमें आपको हम 2 इम्पोर्टेंट केस बताते हैं और वो केस बहुत पॉपुलर हैं, आपको हमेशा याद रहेंगे। एक जैसिका लाल मर्डर केस और एक प्रियदर्शनी मट्टू केस। ये दोनों केस ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिए थे, बरी कर दिया था मुलजिमों को दोनों केसेस में। जैसिका लाल मर्डर केस का जो मुलजिम था वो बहुत हाई क्लास को बिलोंग करता था, सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। कहते हैं कि इन्फ्लुएंशियल यूज हुआ, जो भी हुआ हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुआ। उसी की बिना पर ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्विटल कर दिया। लेकिन जो एविडेंस आईओ ने कलेक्ट की थी उसी को हाई कोर्ट ने रीअप्रिशिएट किया और इस पावर का यूज करते हुए जो हम पढ़ रहे हैं 386 में, एक्विटल को कन्विक्शन में चेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि अपीलेट कोर्ट एविडेंस को रीअप्रिशिएट कर सकती है, पुनः मूल्यांकन यानी कि एविडेंट्री वैल्यू क्या है मौके पर मौजूद, किस विटनेस ने क्या जवाब दिया है। इसी केस को आप आइडेंटिफिकेशन परेड में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस केस में आईपी जो हुआ था, आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई थी और फॉर्मली जो होनी चाहिए, लेकिन एक विटनेस ने कोर्ट में पहचाना था मुलजिम को कि ये वो विटनेस है जो लास्ट में मौके पर गया था रात को 12 बजे के करीब, और ये मैंने इसको देखा था, इसने इस विटनेस से कुछ ऑफर भी किया था कि आप एक पैग हमें दे सकते हैं। इनकार के बाद वो आगे बढ़े और उसी विटनेस ने फिर गोली की आवाज़ सुनी। जो काउंटर की तरफ बढ़े थे मुलजिम, वहीं से गोली की आवाज़ सुनी और कोर्ट में पहचाना कि यही विटनेस, यही एक्यूज था जिससे हम मिले थे और जो हमें क्रॉस करते हुए काउंटर की तरफ गया था, और फिर हमने गोली की आवाज़ सुनी थी। इसको डॉग आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी कटघरे में किया गई पहचान। जो कोर्ट का कटघरा होता है जहाँ मुलजिम खड़ा होता है, वहाँ पर पहचाना गया। तो इस केस को आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में भी लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा केस है प्रियदर्शनी मट्टू केस। इस केस में एक स्टूडेंट का मर्डर हुआ था, मुलजिम एडवोकेट था, उसके फादर भी पुलिस के एक अधिकारी थे। इसमें भी कोई आई विटनेस नहीं था। ट्रायल जज ने इसको भी एक्विटल कर दिया था, लेकिन अपील पर हाई कोर्ट ने एविडेंस को रीअप्रिशिएट करते हुए सेक्शन 386 की पावर्स का यूज किया और मुलजिम को कन्विक्ट किया। इसके अलावा और भी कोई केस अगर आप तैयार करें तो कर सकते हैं, लेकिन 2 केस जो इजीली आपको याद रह सकते हैं और 386
के संबंध में यूज होने वाले ये परफेक्ट केस हैं दोनों। इनका आप उल्लेख अपने जजमेंट, अपने क्वेश्चन के आंसर में कर सकते हैं। थैंक यू।